देखिए, हम सभी को पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंडिया हो, रेलवे हो, एग्रोकेमिकल्स हो, कंज्यूमर सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, स्पेशलिटी केमिकल का सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो और इसी तरीके के कुछ और सेक्टर्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है। आइडियली किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इन्हीं सेक्टर्स पर टिकी होती है। अब यहाँ पर हम सभी जानते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी स्कीम्स अलाउ हो रही हैं, काफ़ी पैकेजेस आ रहे हैं और ओवरऑल देश की इकोनॉमी भी इन सभी सेक्टर्स को बढ़ाने में अहम रोल अदा करती हुई नज़र आ रही है और धीरे धीरे ये सभी सेक्टर्स यहाँ पर ग्रोथ पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ मेजर स्टॉक्स में वो ग्रोथ बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेबल भी दिखाई देती है। लेकिन जो बात हमें नहीं पता वो ये है कि इनसे रिलेटेड कौन सी कंपनीज सबसे बेस्ट रह सकती हैं, कौन सी कंपनीज में निवेश किया जा सकता है, कौन सी कंपनीज सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती हुई नज़र आ सकती हैं और ओवरऑल जो भी ये जो है बेसिकली ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, इनको कौन सी कंपनीज जो है सेक्टोरियल बेसिस पर कैप्चर करती हुई नज़र आ सकती है। काफ़ी बार निवेशक सेक्टर से रिलेटेड जो है बेकार कंपनीज में निवेश कर देते हैं जहां पर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी होती है तो वो टेम्परेरी बेसिस पर होती है और टेम्परेरी बेसिस की कंसिस्टेंसी में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर पैसा बनता है। जब वो कंसिस्टेंसी चली जाती है, वो जो पैसा बना था अगर समय से प्रॉफिट बुक ना किया गया तो फिर वो भारी नुकसान भी कर जाता है। तो आज की वीडियो में लगभग 7-8 वीडियोस बनाने की बजाय एक ही वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको हर सेक्टर से रिलेटेड आज के दिन यानी कि जो फिलहाल का महीना है, फिलहाल का जो बाजार का माहौल है, उनमें सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक कौन सा हो सकता है। हर एक सेक्टर से एक ही स्टॉक पिक करेंगे जो ग्रोथ फॉर्मेट में तो सबसे आगे होगा ही, कंसिस्टेंसी में तो सबसे आगे होगा ही, वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जब इन स्टॉक्स में हम लगातार इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग अगले 2.5 से 3 वर्षों में हमारा पैसा लगभग दुगना हो जाएगा। और अब किसी स्टॉक में जब पैसा दुगना होता है तो वो 40% की CAGR से मूव करता हुआ नजर आता है। 40% से ऊपर की CAGR के टारगेट रखना बहुत ज़्यादा समझदारी का निर्णय नहीं होता है। ये फिर यहाँ पर रातों रात पैसा डबल करने वाली बात आ जाती है। सो जो रातों रात पैसा डबल नहीं करना चाहते और आइडियली 40% की CAGR से बिंदास कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे एग्रोकेमिकल से रिलेटेड, चाहे कंज्यूमर से रिलेटेड, चाहे आईटी सेक्टर से रिलेटेड, चाहे स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड, चाहे एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड, ऐसे टॉप स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो कि फिलहाल का मार्केट सिनेरियो देखते हुए सबसे पहली और सबसे बेहतरीन पसंद एक निवेशक की रहती हुई नजर आ सकती है। जो भी स्टॉक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज को मिला जुला कर, काफ़ी सारे पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखकर डिस्कस किए हैं। फिर आप जो है अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन से ऐसे स्टॉक जो कि सबसे मजबूत हैं, सेफेस्ट है, एक समझदार निवेशक की पहली पसंद होनी चाहिए, उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड 2 स्टॉक्स बेसिकली यहाँ पर आपके रेडार पर रहते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये जो दोनों स्टॉक है डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स आते हैं, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हुए, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज हुई, बट यहाँ पर बेसिकली मैं ऐसा मानता हूं कि कंसिस्टेंस ग्रोथ जो है नहीं आ पाती है। यहाँ पर जो CAGR हमको रिक्वायर्ड है वो CAGR नहीं मिल पाती है। तो जो इनडायरेक्टली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से हिटेड स्टॉक्स रहेंगे वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पॉलीकैब इंडिया एक बेहतरीन पसंद होता हुआ नज़र आ सकता है। 2893 के आसपास का भाव है। वैल्यूएशन यहाँ पर जो है लगभग 37 के आसपास की है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन सिनेरियो तब रहेगा जब स्टॉक आपको 32 से लेकर के 33 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर मिल जाएगा, यानी कि दोबारा आपको जो है लगभग 2300, 2400, 2500 के भाव पर मिलेगा। जो ये वैल्यूएशन इस स्टॉक की रहती हुई नज़र आ सकती है, ये यहाँ पर बेस्ट वैल्यूएशन होगी। उसके बाद आप जो है लगभग 2.5 से 3 वर्षों में यहाँ से दुगने रिटर्न बड़े ही इजी बेसिस पर कमाते हुए नजर आ सकते हैं। कम से कम रिस्क यहाँ पर इस प्राइस लेवल पर हो जाएगा। दूसरा स्टॉक इसी
जो है सेक्टर से आप कंसीडर करते हुए नजर आ सकते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड जो कि बोनस के बाद एडजस्टेड हो चुका है और बेसिकली नंबर ऑफ स्टॉक्स जो बोनस से रिलेटेड थे वो शायद आपके जो है पोर्टफोलियो में नहीं आए हैं, कुछ समय बाद यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भी स्टॉक जो है एक करेक्टेड फॉर्मेट में ही ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक लो के पास जो है ज़्यादा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है एक निवेशक कंसीडर करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो बेसिकली डिजिटल स्टॉक्स या फिर जो है ओवरऑल डिजिटल सेक्टर है, जिसमें अब देखिए ये बहुत सारे विस्तार वाला सेक्टर है। डिजिटल इंडिया या डिजिटल सेक्टर को जब हम कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर लगभग 12 से 14 और डिफरेंट कैटेगरीज निकल करके आती है। फिर वो जो है उन कैटेगरीज के अंदर भी हर एक कैटेगरीज के अंदर स्टॉक है, लेकिन बेसिकली डिजिटल जो है स्टॉक्स के अंदर अगर कोई स्टॉक कंसीडर करना चाहिए तो वो यहाँ पर जो है बेस्ट वैल्यूएशन पर जो खड़ा है वो राउट मोबाइल मुझको दिखाई देता है, जो कि 1262 के आसपास के भाव पर ट्रेड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो में हाईएस्ट एवर वेटेज राउट मोबाइल को दे करके बैठे हैं और मैं नहीं मानता कि इस तरीके की एब्सोल्युटली ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाली कंपनी 29 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही रह सकती है या फिर 7-8 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पर ही रहेगी। बेसिकली अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर होश उड़ाने वाली परफॉर्मेंस इसने बना करके दी है। फिलहाल इस वर्ष में तो बिल्कुल ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है, जबकि रिटर्न नेगेटिव में है, बट यहाँ पर हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए होती है। जो रिटर्न के पीछे भागते हैं यहाँ पर मार खा जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के पीछे कभी मत भागना। सिर्फ अगर आपको भागना है तो परफॉर्मेंस के पीछे भागना है, बढ़िया नंबर्स के पीछे भागना है, बढ़िया मजबूत बैलेंस शीट के पीछे भागना है और एक मजबूत कंपनी के पीछे भागना है। ये सारी चीज़ें अगर आप बेसिकली फॉलो करोगे, CAGR झक मार करके आपके पीछे आएगी। ये एक 3 इडियट मूवी का डायलॉग है। तो यहाँ पर आपकी 83% के आसपास की हाईएस्ट एवर सेल्स ग्रोथ दर्ज की गई है। यहाँ पर 73% के आसपास की हाईएस्ट एवर प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की गई है। सो यहाँ पर ये स्टॉक भी ऑल सेट दिखाई देता है कि अगले 3 सालों में बेसिकली 2-2.5 वर्षों में ही दुगने नहीं इससे भी ज़्यादा पैसा आपको बना करके दे सकता है। तो यहाँ पर डिजिटल स्टॉक्स की कैटेगरी में एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आप राउट मोबाइल के आधार पर चूज करते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिजिटल कैटेगरी को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो लगभग 12 से 13 ऑप्शन इसमें निकल करके आएंगे, बट यहाँ पर अब 12 से 13 ऑप्शंस को कवर करने का टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो फिर यहाँ पर घंटों की बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर डिजिटल सेक्टर को ओवरऑल अलग से आप जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डिजिटल सेक्टर पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऐसा कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो भी फिर लाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है रेलवे। देखिए 2020 का बजट हो, 2021 का बजट हो, 2022 का बजट हो और ख़ास तौर पर 2023 का बजट हो, यहाँ पर एक चीज़ बेहद कॉमन दिखाई दी, रेलवे पर पूरा फोकस है। लगभग अभी ऑर्डर्स मिला है कि वंदे भारत की लगभग हर हफ्ते हर 10वें दिन एक ट्रेन जो है तैयार होकर के जो है पटरियों पर दौड़ेगी। सो बेसिकली रेलवे पर पूरा फोकस जो है ओवरऑल जो है सरकार का भी दिखाई दे रहा है। और जब सरकार का फोकस होता है तो कंज्यूम करने के लिए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी है। बेसिकली कंज्यूमर तो हमसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो ये सेक्टर है इसका भविष्य भी काफ़ी ब्राइट दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या बेहतरीन चॉइस रहती हुई नज़र आ सकती है, जो कि कंसिस्टेंट वाली चॉइस है। आमतौर पर सरकारी कंपनीज देखने को मिलती है रेलवे में, बट यहाँ पर एक ऐसी कंपनी जो इस जो है ओवरऑल सिनेरियो में मोनोपोली दिखाई देती है, मोनोपोली होल्ड करती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ लोएस्ट एवर वैल्यूएशंस पर भी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी सबसे पहली पसंद है वो IRCTC ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ओवरऑल टिकटिंग से रिलेटेड सारा का सारा सिनेरियो इनके पास है और यहाँ पर सबका सब डिजिटल है। यहाँ पर केटरिंग से रिलेटेड सारा का सारा सिनेरियो इनके पास है। कुछ और डिफरेंट सर्विसेज भी रेलवे की जिन पर एक छत्र राज IRCTC करती हुई नज़र आती है। चीज़ें काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म कर पा रही हैं। वैल्यूएशन काफ़ी नॉमिनल दिखाई दे रही है। मात्र 51 का प्राइस टू अर्निंग रेशो इस तरीके के मोनोपोली स्टॉक के लिए काफ़ी सही है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और यहाँ पर अगर डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट थिंग्स अगर आप यहाँ पर जो है सभी चीज़ों को भुला करके परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करें तो वो भी यहाँ पर एब्सोल्यूट बेसिस पर काफ़ी ज़बरदस्त रहती हुई नज़र आ रही है। 3267 करोड़ के आसपास का ट्रिलियन 12 मंथ्स का रेवेन्यू है। ये जो सेल है 3267 करोड़ की वो इन्होंने कर दी है। 2020 में 2200 की थी। यहाँ पर ये साल ख़राब रहा, फिर ये साल भी बहुत बढ़िया नहीं रहा, लेकिन जैसे ही चीज़ें फुली ऑपरेटेड हुई
यहाँ पर किस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, आप स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें देखते हुए नज़र आ सकते हैं। जो प्रॉफिट्स है लगभग 1000 करोड़ पर चले गए हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन प्रॉफिट्स को दुगना होने में। तो यहाँ पर इस तरीके की थीम पर मैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अल्ट्रा बुलिश दिखाई देता हूँ। अब यहाँ पर लिस्ट में नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है एग्रोकेमिकल सेक्टर, जिसका भी एक बढ़िया पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखने को मिला। यहाँ पर चीज़ें ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखा जाए तो पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें ग्रोथ फॉर्मेट में ही कंसीडर होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस सेक्टर पर अगर किसी निवेशक को नज़र डालनी है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज़ एट दैट मोमेंट, इस यानी कि जब मैं पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आज के प्राइस, यानी कि मैं सिर्फ इस वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। आइडियली मैं पीआई इंडस्ट्रीज़ को होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन ये वैल्यूएशन मुझे बेहद बेहद ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। अगर ये वैल्यूएशन सस्टेन करती है 2700-2800 के लेवल मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं एक हैवी वॉल्यूम के साथ, यानी कि अच्छी वेटेज के साथ जो है पीआई इंडस्ट्रीज़ में निवेश करूंगा। इससे पहले इस सेक्टर में सुमितोमो इंडस्ट्रीज़ पर मैं निवेशित हूं और आइडियली 2-2.5-3% की तेज़ी आज के दिन देखी भी जा सकती है। वो स्टॉक भी बड़े ईजी सिनेरियो में 600-700 का जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस वैल्यूएशन पर पीआई इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो पीआई इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मुझको अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। कल को वैल्यूएशन महंगी हो जाएगी, दूसरे स्टॉक की सस्ती हो जाएगी तो मेरे लिए वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बात कही है ये फिलहाल के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बताई है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब मैंने पीआई इंडस्ट्रीज़ को बोला है तो बेसिकली सुमितोमो केमिकल बुरा हो जाता है, कोरोमंडल इंटरनेशनल बुरा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल का सिनेरियो देखते हुए बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को जो है निकाल करके देना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में है, सॉरी रेलवे को हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है कंज्यूमर, और ये जो एक पॉइंट है बेसिकली कंज्यूम की जब हम बात करते हैं, जैसे डिजिटल सेक्टर में 12 से 13 पॉइंट्स में निकाल सकता हूँ, इस अकेले सेक्टर में भी लगभग 20 से 25 पॉइंट्स में आपको निकाल करके दे सकता हूँ। लेकिन जब हम 20 से 25 पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक लंबा टाइम जाने वाली भी बात हो जाती है। सो अगर इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी अलग से मैं बना करके दे सकता हूँ। बट अभी कंज्यूमर रिलेटेड थीम को अगर जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा स्टॉक जो कि टेम्परेरी बेसिस पर ग्रोथ नहीं जो है लाता है, टेम्परेरी बेसिस पर कंसिस्टेंसी नहीं है, परमानेंट बेसिस पर कंसिस्टेंसी है, और वो कंसिस्टेंसी आगामी वर्षों में इंक्रीज होती हुई नज़र आ सकती है। और फिलहाल अपनी एवरेज वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। टाइटन कंपनी लिमिटेड एक मजबूत स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हुए नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर 71 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। आज के दिन लगभग 2-2.5-3% की तेजी है। कल के दिन या बेसिकली इससे पहले दिन मैंने इस स्टॉक को एक बार कवर किया था, 69 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ये ट्रेड कर रहा था। सो ओवरऑल इसका जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 80 के अराउंड है। तो बेसिकली उससे नीचे नीचे ये चीज़ें बेहद अट्रैक्टिव है। अगर आगे परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रहती है तो ये जो इसकी एवरेज वैल्यूएशन रही है इससे काफ़ी ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। ओवरऑल नेक्स्ट जो है स्टॉक की अगर मैं बात करना चाहूँ, आईटी सेक्टर का सबसे बेहतरीन वेल प्लेस्ड स्टॉक मुझको कौन सा दिखाई देता है, तो इस सेक्टर में भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। हम जो है सबसे बड़ी अव्वल कैटेगरीज़ में चले जाएं, बहुत बढ़िया स्टॉक निकल करके आते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड हुआ 1700-1800 के जो है बड़े जल्दी ही लेवल्स दिखाई देंगे। यहाँ पर एलटीआई माइंट्री हुआ लगभग 5700-5800 के लेवल्स आपको आगामी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक ऐसा स्टॉक जो कि लगभग 4 से 5 साल अगर कोई होल्ड करना चाहता है, और मैं तो कहूँ अगर कोई 10 साल होल्ड करना चाहता है, तो बड़े इजी बेसिस पर 2,03,000 करोड़ के आसपास की 2,30,000 करोड़ की मार्केट कैप जाना बेहद मुश्किल नहीं है। और जब इस तरीके की मार्केट कैप चली जाती है तो आपका पैसा 15 गुना हो जाता है। तो अगले 10 वर्षों में पैसा 15 गुना हो जाए तो ये 32% की CAGR से मूवमेंट आई है। 32% की CAGR किसी भी स्टॉक के लिए अगले कुछ वर्षों में दे पाना बेहद इजी सिनेरियो नहीं होता है, लेकिन बेहद मुश्किल सिनेरियो भी नहीं होता। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो बेहद छोटी कंपनी की तरफ जाना रिस्की हो जाता है। थोड़ा मीडियम कंपनी की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ओवरऑल एक बेहतरीन सिनेरियो आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर कितना स्कोप है मैं आपको बता सकता हूँ। सिर्फ 6 करोड़ नंबर ऑफ स्टॉक्स की क्वांटिटी है। कल को ये 10 साल बाद 300-350 करोड़ नंबर ऑफ स्टॉक्स दिखाई देंगे। प्राइस आपको दिखाई देगा उसी सिनेरियो में। लगभग हो सकता है कि इससे भी सस्ता प्राइस 10 साल बाद दिखाई दे, लेकिन उस समय आपकी पूंजी इतने गुना हो चुकी होगी कि फिर आप जो है डिविडेंड से ही काफ़ी तगड़ा इंजॉयमेंट लेते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर IT सेक्टर के बाद स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करेंगे और उसके बाद जो है NBFC सेक्टर के ज़बरदस्त स्टॉक की बात करेंगे। स्पेशलिटी केमिकल की जब मैं बात करता हूँ
दो खिलाड़ी मेरी नज़रों में आते हैं। बालाजी अमाइंस बेहद ही सस्ती वैल्यूएशंस, बेहद ही कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, 16 के प्राइस टर्निंग रेशो पर ट्रेड कर रहा है। समझ लीजिए चीज़ें फ्री में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ऐसी वैल्यूएशन यहाँ पर बालाजी अमाइंस की दिखाई दे रही है। ओवरऑल दूसरा स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, ये भी 22-21 के प्राइस टर्निंग रेशो पर ट्रेड कर रहा है। ये भी चीज़ें आप ऐसी मान सकते हैं कि लगभग बेहद ही चीप सिनेरियो में चीज़ें ट्रेड कर रही हैं, और दोनों ही स्टॉक अपनी लिस्ट में अव्वल दर्जे के स्टॉक है। लगातार जो है सेल्स खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, मार्जिन बढ़िया खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से प्राइसिंग पावर भी अपने हाथों में लगभग जो है कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देती है। एनबीएफसी सेक्टर में भी दो ऑप्शन एक इन्वेस्टर के पास आ जाते हैं, या बजाज फाइनेंस के साथ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। थोड़ा छोटा स्टॉक अगर आपको चाहिए, फिर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस कंपनी के साथ आप जाते हुए नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास की दिखाई देगी। यहाँ बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप 3,45,000 करोड़ के आसपास की दिखाई देगी। बजाज फाइनेंस भी यहाँ से डबल होने के लिए पूरा तैयार बैठा है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये स्टॉक भी एक बड़ा ही दिग्गज रहा है। लास्ट 10 ईयर्स की जो कंसिस्टेंसी है बेहद अट्रैक्टिव है, और ये भी कल को जो है आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी जो है बजाज फाइनेंस के मार्केट कैप पर पहुंचती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है बजाज फाइनेंस उस समय जो है 20-25 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी बन चुकी हो। तो ओवरऑल ये जो सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, फिलहाल का माहौल देखते हुए, फिलहाल का ओवरऑल इंडेक्स देखते हुए, एक इनडेप्थ रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, और चीज़ें फिलहाल ओवरऑल सेक्टर में बेहद ज़्यादा सेफ्टी तो आपको देंगी ही देंगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के मामले में कोई भी चूक इन स्टॉक्स पे नहीं होने वाली है। अगर बात कंसिस्टेंसी की आती है, तो जब ओवरऑल मार्केट का वीकर सिनेरियो रहता है तब भी ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं, और जब हाईएस्ट एवर, जब यानी कि इकोनॉमी खुल करके जो है डिमांड क्रिएट करती है, उस समय तो ये स्टॉक जो है नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशंस पर दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आप जो है इन स्टॉक्स तक अपनी रिसर्च को सीमित, या फिर इन स्टॉक कि आप अपनी रिसर्च में जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं।